डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना लेते थे और वो बिकते नहीं थे। हम क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में नए थे। तो वो मेन्यू को लेके आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या है? वो मेन्यू को लेके हमारे फ्यूचर प्लान, मतलब बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? अब मेरा बैकग्राउंड आईटी था, लेकिन मार्केट में क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करते हो वो पूरा का पूरा साइजेस नहीं बिकते, वो मार्केट प्लेस की तरफ देखते नहीं है। इसमें आपका प्रॉफिट कितना परसेंट है? प्रॉफिट हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड फेम विद पायल। और आज मेरे साथ है वैभव, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी आईटी की फील्ड से, लेकिन आज उन्होंने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड बना लिया है वुमेन्यू, और उससे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं 1 ईयर से। तो कैसी रही उनकी जर्नी और कैसे उन्होंने ये ब्रांड बनाया, आइए जानते हैं आज उनसे। वेलकम टू बियॉन्ड फेम विद पायल वैभव। तो वैभव, वुमेन्यू का आइडिया कहाँ से आया था? ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी? अब मेरा बैकग्राउंड आईटी था, तो उसके रिगार्डिंग हमारी हिमांशु जी से मिलना हुआ। वो रिटेल स्टोर चलाते थे, ठीक है, तो उनको ऑनलाइन अपना ब्रांड ले जाना था। मेरा भी इंटरेस्ट उसमें था, तो मैंने, हिमांशु जी ने, एकता जी जो हमारी को फाउंडर, और रिया, और एक अविक भी है हमारे साथ, हम लोगों ने अपनी टीम बिल्ड करी। सबके पास अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ थी। हिमांशु जी के पास अपनी इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री का था और फैशन इंडस्ट्री का नॉलेज था। हमारे पास आईटी इंडस्ट्री का नॉलेज था। और एकता जी के पास, जैसे बात करूँ तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग था। रिया के पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स थी। तो ये सारी स्किल्स टेबल पे आई, तो एक पूरी फाउंडिंग टीम बनी और ये वुमेन्यू हमने स्टार्ट किया। तो आप आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, फिर ये फैशन इंडस्ट्री में क्यों आए? मतलब बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया आपको? अपनी कंपनी रन करता था आईटी में ही। 6 मंथ्स मैंने जॉब करी। देन मुझे पोटेंशियल दिखा कि आईटी में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने फिर 2 साल की अपनी जर्नी जी, जो कि मैंने अपनी आईटी कंपनी चलाई। 2 साल के अंदर अंदर हमारी जो फाउंडिंग टीम थी, जैसे आविक और रिया, तो उनसे भी मेरी कभी कभी डिस्कशन होता था कि हमें आईटी में, क्योंकि आप आईटी इंडस्ट्री में ब्रांड नहीं बना सकते, और हमारा मेन मोटो जो था वो ब्रांड बनाने का ही था स्टार्टिंग से। लेकिन जैसे ही हम हिमांशु जी से मिले, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम ये जो करना चाहते थे उसके लिए सामने से ही ऑफर आया, तो क्यों नहीं हम इसको कोलैब करते हैं, हम क्यों नहीं इसमें पार्टनरशिप में जाते हैं। तो हमने उस तरह से धीरे धीरे बिल्ड करके आईटी बैकग्राउंड से निकल के फैशन इंडस्ट्री में आ गए। वैभव, जब वुमेन्यू स्टार्ट करी तो काफी सारे चैलेंजेस आए होंगे, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस करे थे? कोई भी आप ब्रांड बनाते हो तो बेसिकली स्टार्टिंग से ही आपको चैलेंजेस फेस होते हैं। जैसे अब हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा फंड का ही आता है कि आप फंड कहाँ से लाओगे, क्योंकि आपको एक ब्रांड बनाना है, आपको सारी चीज़ें बनानी, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो वहाँ पे फंडिंग का था, जिसपे हमने अपना पैसा डाला और हमारे को फाउंडर्स ने अपना पैसा लगाया। आईटी में मेरी सेविंग्स थी, उनकी सेविंग्स थी, वो लगाई। तो आप लोग अभी तक बूट स्ट्रैप बिजनेस है हमारा पूरा। अभी तक की पूरी जर्नी हमने बूट स्ट्रैप की जी है। और साथ साथ में जो जैसे गवर्नमेंट की चलाई हुई, मोदी जी की चलाई हुई लोन्स की स्कीम्स हैं, मुद्रा लोन्स वगैरह हैं, वो हमने लिए, क्योंकि हमें प्रोक्योरमेंट भी करना था। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में नए थे, तो हमें प्रोडक्शन से स्टार्ट भी करना था कि हम कोई भी डिज़ाइन लाएँ तो उसको हम खुद ही प्रोक्योर करें, खुद ही बल्क क्वांटिटी में बनाते थे। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो हमारा यही आ जाता था पहले, जब हमने स्टार्ट किया था, कि ये बिजनेस में हम क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना लेते थे और वो बिकते नहीं थे। नए नए मार्केट में थे, लोग भी नहीं जानते थे हमें, तो हम बल्क क्वांटिटी में बना लेते थे, वो रखे रहते थे। डेड स्टॉक जो आप कहते हो कि इकट्ठा होता जाता है, वो रखे रहते थे। दूसरा चैलेंज फेस हुआ कि प्रोडक्शन में हम में से कोई भी अपना एक एक्सपर्टीज नहीं थी प्रोडक्शन के अंदर, तो प्रोडक्शन का हमें चैलेंज फेस हुआ। फिर टीम बिल्डिंग का चैलेंज हमें फेस हुआ। तो ये सारे चैलेंजेस हमें डे बाय डे जब आप काम करते रहते हो तो चैलेंजेस एक्स्ट्रा आते रहते हैं। और चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि 1.5 साल में हमने रिफाइन नहीं करे, आज भी हमें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो ओवरकम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी तक की जर्नी कैसे रही है आपकी? मैं आपको बताऊं, जो वुमेन्यू की जर्नी है, एक्साइटेड तो है ही, एक्साइटमेंट से भरी हुई है, क्योंकि हम सारे पार्टनर्स एक ऐसे हैं कि कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं होता कि उदास होकर बैठ जाए, नई चीज़ें हो रही तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दे। हम सारे चिल आउट हैं, तो एक्साइटमेंट तो है, रोलर कोस्टर राइड है। लेकिन आप जब डे बाय डे जाते हो तो चीज़ें आपके सामने आती भी हैं, आप चीज़ें करते रहते हो, ठीक है। तो जर्नी हमारी ऐसे रहती है कि जो हम अभी जिस बिज़नेस में हैं, तो हमारा पार्टी वेयर सेगमेंट है, ठीक है, उसमें आप डाउन्स लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा सीज़न जो है मोस्टली आता है गर्मियों में, जब कॉलेजेस के फेस्ट होते हैं या आपकी पार्टीज़ होती हैं, वैलेंटाइन पार्टीज़ हो गई, इस तरह की पार्टीज से रिलेटेड हमारी पूरी वुमेन्यू बिल्ड हुई है, ठीक है। तो जैसे ही ये फेस्टिव सीजन आता है ना, तो यहाँ पे हमें डाउनफॉल भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारा सीजन भी डाउन होता है। हम एक्साइटेड हैं और भी आगे जाने को, कि ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ये भी हम धीरे धीरे ओवरकम करते जाएं, जिससे ये स्मूथ जर्नी चले। वैभव, मंथली सेल्स क्या चल रही है आपकी?
में हमारे पास 2 मॉडल हैं सेल्स के रिगार्डिंग, 2 चैनल्स हैं हमारे पास। एक D2C जो हमारी अपनी वेबसाइट से बेचते हैं हम, दूसरा हमारे पास नायका, मिंत्रा, अजियो पे भी हम ऑनबोर्डेड हैं, तो एक सेल का पार्ट वहाँ से भी आता है। तो दोनों का अप्रॉक्सीमेटली मिला के 8 to 10 लाख हमारा मंथली रेवेन्यू होता है। इसमें आपका प्रॉफिट कितना % है? प्रॉफिट सारी ऑपरेशन कॉस्ट और COGS वगैरह निकाल के अगर मैं देखूँ तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 10 to 15% के अराउंड बनती है। तो वैभव, कुछ लोग जो फैशन इंडस्ट्री का पार्ट है वो लोग बाहर से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं एंड देन वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, और कुछ लोग खुद से इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्लोथ प्रिपेयर करते हैं, ड्रेस प्रिपेयर करते हैं। क्या सही रहता है? एक्चुअल में जैसे आपने देखा, हम खुद ही प्रोक्योर करते हैं अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर मैं बताऊं आपको तो प्रोडक्ट की फैब्रिक लेके, जैसे आपने फैब्रिक प्रोक्योर किया, उसके बाद आपने ड्रेसेस की आपने सैम्पलिंग करवाई, सैम्पलिंग के बाद एक डिज़ाइन बनता है, ठीक है, डिज़ाइन के बाद आप जो है उसको मार्केट पे लॉन्च करते हो। अगर आपको छोटे स्केल में बिजनेस करना है, जैसे आपको अभी ऑर्डर्स कम आ रहे, तो आप स्टार्टिंग में 2 मशीन 3 मशीन से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमने भी किया, तो हमने भी स्टार्टिंग में 2-3 मशीनों से स्टार्ट किया कि हम अपने डिज़ाइन बनवाते थे, फैब्रिक लाया, डिज़ाइन बनवाया और 2-3 से हमारा काम चल रहा था। क्योंकि आपको भी पता है स्टार्टिंग में आपके पास बल्क में ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन जब आपके पास बल्क में ऑर्डर आने लगता है तो आप फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से आप करा सकते हो, वो आपको बल्क क्वांटिटी में देगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये भी होती है क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो आपको बना के देगा वो बल्क क्वांटिटी में ही बना के देगा। एक MOQ टर्म होता है ना कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए, तो 50 है, 100 है, 25 है। आप 25 पीसेस का अगर लेके बंडल रख लेते हो छोटे ब्रांड्स में स्टार्ट करने के लिए, तो आप वो इन्वेंट्री नहीं बेच पाते हो, इन्वेंट्री आपकी डेड स्टॉक बनता जाता है। अब आप जैसे हम जब हमारे पास ऑर्डर आता है तभी हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और हम ये कैपेसिटी अपने अंदर रखते हैं कि हमारे पास 100 ऑर्डर भी अगर आते हैं दिन के, तो हम उसको बना के बेच सकते हैं। लेकिन जब आप 1000 ऑर्डर्स की बात करोगे तो एक्चुअल में वो मेन्यू भी किसी ना किसी दिन, जब 1000 ऑर्डर 2000 ऑर्डर की बात आएगा, तो वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा ही जाएगा। तो ये आपने मेंशन करा डेड स्टॉक, तो आप जरा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए डेड स्टॉक क्या होता है? एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट करते हो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और मैन्युफैक्चरर से आपने माल लेना स्टार्ट कर दिया, तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, वो एक MOQ में साइन करते हैं कि आपको 50 क्वांटिटी एक सिंगल लेनी पड़ेगी। जैसे S की एक लेनी पड़ेगी, आपको XS की लेनी पड़ेगी, M की लेनी पड़ेगी, L की लेनी पड़ेगी। लेकिन मार्केट में क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करते हो वो पूरा का पूरा साइजेस नहीं बिकते, कुछ साइजेस आपके जाएंगे, तो आपको वो साइजेस भी तो रिफिल कराने। जब आप वो रिफिल कराने जाते हो तो वो दूसरा बंडल आ जाता है। लगातार करते रहते हो तो आपके पास एक डेड स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, और डेड स्टॉक की ही है जो आगे जो छोटे छोटे ब्रांड्स बड़े नहीं हो पाते, वो इसी वजह से नहीं बड़े हो पाते क्योंकि वो डेड स्टॉक में फंस के रह जाते। इसीलिए मैंने आपको जैसे मेंशन किया कि छोटे ब्रांड्स को अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी चाहिए 2-3 मशीन्स लगा के, जिससे उनके पास डेड स्टॉक इकट्ठा ना हो। डेड स्टॉक इकट्ठा अगर नहीं होता है तो वो एक अपना प्रॉफिटेबिलिटी में बने रहते हैं। डेड स्टॉक इकट्ठा हुआ यानी कि आपके रियल एस्टेट कॉस्ट गई, आपका जो कैपिटल था वो लगा, वो भी होल्ड हो गया, आप नया कलेक्शन भी नहीं बना सकते क्योंकि आपका होल्ड है, इन्वेंट्री भी तो आपकी होल्ड है, वो आप निकालोगे कहाँ, वो निकलती नहीं है। इस वजह से छोटे छोटे जो ब्रांड्स उठते हैं मार्केट में वो फेल होने की तरफ जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जाते। तो वैभव, हम डेड स्टॉक को अवॉइड कैसे कर सकते हैं और आप लोग क्या करते हो डेड स्टॉक का? तो हमारे पास डेड स्टॉक की कोई जर्नी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऑर्डर टू मेक है कि आपने जैसे ऑर्डर किया हमारी वेबसाइट पे, तो हमें पता है हमारे पास टीम है, वो हम एक दिन में बना के आपको दे देते हैं। जैसे नायका, मिंत्रा, अजियो पे भी हम ऑनबोर्डेड है, तो उसमें भी हम ये नहीं उनको इन्वेंट्री हमने दे के रखी हुई, हम खुद ही बनाते हैं। और जैसे 24 आवर्स के अंदर ब्रीच है तो 24 आवर्स के अंदर हम उनका भी ऑर्डर प्रोक्योर कर देते हैं और अपनी साइट पे जो ऑर्डर आया होता है वो भी बना के दे देते हैं। ये होता है कि नया कलेक्शन हम जब लॉन्च करते हैं तो उसकी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ बना के हम रख लेते हैं, जैसे 10 पीस बना लिए, 20 पीस बना लिए, और फिर वो नायका, मिंत्रा पे भी ऑनबोर्ड करते हैं, D2C में भी। अब जब हम देखते हैं कि जो 10 कलेक्शन हमने लॉन्च करी है उसमें से 2 कलेक्शन का रिस्पॉन्स अच्छा है, नायका, मिंत्रा पे भी और D2C में भी, तो 8 वो डिसकंटिन्यू करके हम वो 2 कलेक्शन बनाने पे फोकस करते हैं बल्क क्वांटिटी में। जो 8 कलेक्शन बनाई हुई है वो तो है, लेकिन जब बल्क क्वांटिटी की बात आती है तो हम सिर्फ वो 2 कलेक्शन बनाते हैं जो मार्केट में बिक्री होती है, जो तब हम जाके डेड स्टॉक काट पाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं बचता है, हमारे पास भी रहता है। तो जो क्योंकि हमारे पास हम इतनी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ अब कर पा रहे हैं, पहले हमारे पास होता था, तब की स्ट्रैटेजी ये थी कि जो मार्केट है उसमें आपने सुना होगा सरप्लस मार्केट एक होती है, ठीक है, कि आपको एक ब्रांड का माल मिल रहा है, दूसरे ब्रांड का माल मिल रहा है, उसी तरीके से हम भी मार्केट में अपना सरप्लस काट देते हैं कम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ COGS के ऊपर ही, जिससे हमारा डेड स्टॉक हम इग्नोर कर पाते हैं। तो आपकी मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी है? नायका पे,
मिंत्रा पे और आजियो पे, और आजा फैशंस पे भी हम ऑनबोर्डेड हैं। जैसे आजा फैशन भी आप देखोगे तो मार्केट प्लेस ही है, तो इन चारों पे भी ऑनबोर्डेड है। लेकिन जो ब्रांड्स हैं, जो ऑनबोर्डिंग की जर्नी है इन मार्केट प्लेसेस पे, वो भी अपने आप में बहुत टफ है, क्योंकि आपको पूरी की पूरी सीट्स मिलती हैं, आपको खुद ही ऑनबोर्ड करना है उन पे, और वो प्रोसेस भी बहुत लंबा है कि आप अगर बैठोगे करने, आज अगर आप करने बैठे हो तो 2 से 3 महीने आपको लग जाएंगे, और 2 से 3 महीने जब आपको लगेंगे उसके बाद 2 से 3 महीने बाद आपका रेवेन्यू जनरेट करने को मिलेगा। तो ये जर्नी भी अपने आप में बहुत ही टफ है। इसीलिए आज के जो टाइम में D2C ब्रांड्स हैं वो मार्केट प्लेस की तरफ देखते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट की तरफ देखते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जाना है तो मार्केट प्लेस की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा। तो वह मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या चल रही हैं आप लोग? हम मार्केटिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, जैसे पेड कोलैबोरेशन, बाटर कोलैबोरेशन, अवेयरनेस के लिए, एंड सेकंड चीज़ हम मेटा पे एड्स चलाते हैं, हम गूगल एड्स का भी यूज़ करते हैं फॉर द मार्केटिंग। और इसके साथ साथ PR जो हमारा है, जैसे आप कोई भी मोबाइल न्यूज़ चैनल पे भी देखते हो ना, ऐप्स वगैरह, उस पर भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं एक्चुअली। तो वैभव, आप जो कि कोई ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं या आपका फ्यूचर में प्लान हो ऑफलाइन स्टोर्स? नहीं, एक्चुअल में हमारा ऑफलाइन स्टोर है जगत फार्म ग्रेटर नोएडा पे, एंड वी आर प्लानिंग टू लॉन्च फ्रेंचाइज मॉडल, जिससे कि ऑफलाइन इंडस्ट्री भी हम कवर कर पाएँ। ठीक है, तो वो एक प्लान हमारा चल रहा है ऑफलाइन स्टोर के लिए। वैभव, इतना सारा कलेक्शन है, इतनी सारी ड्रेसेस हैं, तो इन्हें डिजाइन कौन करता है और ये कलेक्शन कैसे मैनेज हो रहा है? डिज़ाइनिंग की मैं बात करूँ तो हमारे पास 2 एक्सपर्ट हैं, एक हमारे जो को-फाउंडर हैं एकता मैम, और दूसरी को-फाउंडर रिया। वो डिज़ाइनिंग का पार्ट संभालती हैं, और हमारी टीम भी है जिनकी हेल्प से ये डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। और डिज़ाइन बनना कैसे है, क्या बनना है, वो सारी चीज़ें टीम और एकता मैम और रिया ही डिसाइड करती हैं। मैं इसका प्रोसेस आपको बता सकता हूँ कि हम डिसाइड कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, ऑफलाइन स्टोर भी है, और ऑफलाइन स्टोर में हम कस्टमर के फीडबैक्स लेते हैं। फीडबैक के साथ साथ अपना जैसे नायका, मिंत्रा और आजियो है, यहाँ से इंसाइट्स मिलते हैं हमें कि किस तरह का कलेक्शन एक्चुअल में चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट को देख के ये सारी चीज़ें डिस्कशन होता है, और फिर वो जो फाइनल कॉल है वो रिया मैम और एकता मैम का कॉल होता है, और उनकी टीम का, ये क्या फैशन बनना है, किस तरह से डिजाइनिंग होनी है। आप प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, तो फैब्रिक कैसे डिसाइड करते हो, किस टाइप का फैब्रिक आप लोग यूज कर रहे हो? एक्चुअल में जैसे आपने बताया कि प्रीमियम क्लाइंट्स को हम वो कर रहे हैं कैटर, तो हम प्रीमियम को ही नहीं, जो हमारे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के जो ऑडियंस है उसको भी हम टारगेट करते हैं। एक्चुअल में हम उनके लिए जारा और H&M है, जो क्वालिटी जो फैब्रिक वो यूज़ करते हैं, वही सेम क्वालिटी सेम फैब्रिक हम यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस को कैटर करने के लिए। और प्राइसिंग पॉइंट आप जब देखोगे तो वो कम है। तो जैसे हम फैब्रिक की, आपने क्वेश्चन पूछा कि फैब्रिक हम क्या यूज़ करते हैं, तो फैब्रिक में हम जारा सीक्वेन, अरमानी साटन, वेलवेट सीक्वेन, डैक्रॉन और बनाना क्रेप, ये सारे फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं। इसमें भी बहुत सारी रेंज होती है कि आपको 60 रुपये का साटन मिल जाएगा, 160 का भी मिलता है, 60 रुपये का भी मिलता है। तो हम 160 अरमानी साटन यूज़ करते हैं, जिससे जो ऑडियंस है वो पहने, वो गर्ल पहने, तो इसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसकी ड्रेस पे, कि जो उसने पैसा दिया है तो वो फील कर सके कि उसकी एक वैल्यू है उस ड्रेस की, तो फील कॉन्फिडेंट करेगी, तो तभी वो चीज़ें हमारी ऑडियंस रिपीटेशन में आएगी और हमारा ब्रांड बढ़ेगा। जो अपने कस्टमर्स हैं उनके साथ किस तरह से एंगेज रहते हैं, उनका जो फीडबैक है वो आप लोग किस तरह से लेते हो? जैसे आपको बताया मैंने कि हम ऑडियंस और कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और अपने मेटा चैनल पे भी, तो वहाँ पे हम पोल्स करते हैं ऑडियंस के साथ, हम क्वेश्चन आयर का भी जो सेशन होते हैं वो भी हम करते हैं, लाइव भी हम जाते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो उनकी जर्नी की मैं बात करूँ, जो वो प्रोडक्ट बाय करते हैं सबसे पहले, उसी के साथ में ही हमारी उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है कि हमारी तरफ से हमारी टीम उनको सबसे पहला कॉल करती है कि वो चाहे वो पेड ऑर्डर हो चाहे वो COD ऑर्डर हो, हमारे यहाँ से कॉल जाता है उनका एड्रेस कंफर्म करने के लिए और उनकी सारी चीज़ें डिटेल लेने के लिए कि सही है कि नहीं है, ठीक। और वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देन वो कॉल पे व्हाट्सएप पे कनेक्शन बन जाता है कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, आपका ऑर्डर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब जैसे ऑडियंस से कनेक्शन, जो ये मैंने आपको जर्नी बताई ना कि कैसे कनेक्ट रहते हैं हम ऑर्डर आते ही, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रॉप करते हैं काफ़ी सारे ब्रांड्स यहीं पे ड्रॉप हो जाते हैं कि उनके कस्टमर के साथ इंगेजमेंट नहीं होता है। आपको ऑर्डर होने के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम वहाँ पे खत्म हुआ जब आपने वहाँ पे डिलीवर कर दिया प्रोडक्ट और वो सेटिस्फाई हो गए, उनसे रिव्यूज वगैरह डलवाना, वो सारी एक टीम है जो पूरा हैंडल करती है सारी चीजें। सप्लाई चेन जो है पूरी, वो किस तरह से वर्क करती है? प्रोडक्ट यहाँ रेडी हुआ, आप कस्टमर तक किस तरह से डिलीवर करते हो? सप्लाई चेन की बात करूँ तो सप्लाई चेन में हमारा फैब्रिक से लेके और फाइनल गुड बनने से डिलीवर होने तक ये पूरा सप्लाई चेन में आता है।
तो हमारा फैब्रिक प्रोक्योरमेंट से लेके डिज़ाइन बनने से लेके सर प्रोडक्ट जो बन गया, उसके बाद जो थर्ड पार्टी शिपिंग APIs होती हैं, हमने उनको इंटीग्रेट कर रखा है अपने शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे। वहाँ से हम ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, ऑर्डर उनके थ्रू उनके जो हमारी ऑडियंस है वहाँ तक पहुँचता है। और मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहूँगा, पैन इंडिया हम फ्री डिलीवरी करते हैं। हम डिलीवरी का वो COD ऑर्डर हो या प्रीपेड ऑर्डर हो, हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। वैभव, कोई बिगिनर है तो वो अपने शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से लॉजिस्टिक पार्टनर्स इंटीग्रेट कर सकता है? स्टार्टिंग में मैं बात करूं तो सिप्रॉकेट आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ आप, क्योंकि एक ही पे रिलाय नहीं होना चाहते, तो दूसरा एनविया करके होता है, उस पर भी आप कर सकते हो। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको जो बेस्ट डील्स है ना वो मिल जाती हैं, और आपको जो रेट है वो भी नॉमिनल रहता है। बस इसमें पॉइंट ये आता है कि आपको सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं छोड़ देना है, टच में भी रहना होता है कस्टमर के साथ कि उनका ऑर्डर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। आपको ट्रैक भी करना होता है ट्रैकिंग ID से कि उनका ऑर्डर ट्रैक करते रहिए, जिससे आपका सपोर्ट भी बना रहे, जिससे टोटली डिपेंडेंसी आप सिप्रॉकेट या थर्ड पार्टी पे ना रहो डिलीवर करने के लिए अपना प्रोडक्ट। 1 ईयर हो गया है, तो भी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को टाइम से प्रोडक्ट न मिल पाया हो या फिर गलत कस्टमर को ऑर्डर चला गया हो? एक्चुअल में अब यहाँ पे हमारे कस्टमर जो सपोर्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि अभी तक हमने ना रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारा कस्टमर जो एंगेजमेंट है ना, एंगेजमेंट रेट वो हाई है। हमारी जो टीम है वो इतनी ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, वो इतना ज़्यादा, क्योंकि वो पैशनेट है इस काम को करने के लिए, तो इतना एफर्ट डालते हैं कि वो कोई भी गलत प्रोडक्ट कहीं नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम स्टार्टअप है, हम गलती करेंगे क्यों? अगर हमें बेचना ही है माल और ऑर्डर आ गया हमारे पास और हम गलत प्रोडक्ट भेज दें तो मार्केट में अवेयरनेस भी खराब होती है, हमारा नाम खराब होता है। तो हमने आज तक कोई गलत प्रोडक्ट तो भेजा ही नहीं। दूसरा, जो डिले होते हैं और जो प्रोडक्ट जैसे डिलीवर होने में टाइम लगता है, तो उसमें भी हमारा जो टीम है वो सपोर्ट करता है कि वो दिन ब दिन सुबह आके सबसे पहले एक काम करते हैं, जो ऑर्डर कल भेजे थे उनकी लिस्ट निकाल लेते हैं कि वो कहाँ पर है, उनकी टाइमिंग क्या है, वो आज पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। अगर वो कोई डिले भी हो रहा है तो वो कॉल करते हैं सीधे पार्टी को, थर्ड पार्टी जो API इंटीग्रेशन है हमारे, जैसे सिप्रॉकेट हो गया, एनविया हो गया, इनको कॉल करते हैं, इनसे इनके सपोर्ट पे बात करते हैं, ये डिले क्यों हो रहा है या ये डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो मेन्यू को लेके आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? वो मेन्यू को लेके हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम फास्ट फैशन में, फास्ट फैशन से इंस्टेंट फैशन की ओर जाने की हमारी जर्नी को हम बना रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे दिल्ली NCR में इंस्टेंट फैशन की बात करूँ तो दिल्ली NCR में हम प्रीपेड ऑर्डर्स पे 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी के प्लान कर रहे हैं कि 24 आवर्स के अंदर हम डिलीवरी कर पाएँ दिल्ली NCR में। इसी अगर ये टेस्ट एंड ट्रायल पीरियड जो हमारा फ्यूचर प्लान है ये हमारा हो जाता है कि हमारा इसमें रिजल्ट दिख जाते हैं कि हाँ लोग एक्चुअल में इंस्टेंट फैशन चाह रहे हैं कि उनको 24 घंटे के अंदर डिलीवरी मिले, तो इसको फिर हम लार्ज स्केल में बड़ी सिटीज़ में जैसे Tier 1 सिटीज़ में लॉन्च करके देखेंगे कि वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। वेबसाइट पे जो कस्टमर आता है तो बहुत सारे लोग COD करते हैं एंड बाद में ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना % रहता है और आप इस चीज को मैनेज कैसे करते हो? आप RTOs की बात कर रहे हो बेसिकली। RTOs जैसे कि रिटर्न टू ओरिजिन, कि जहाँ से प्रोडक्ट बना वहीं वापस आ गया, ठीक है। तो वेबसाइट पे जैसे ही COD ऑर्डर कोई आता है तो हमारी टीम, मैंने आपको बताया कि इतनी पैशनेट है, इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि वो एक एक ऑर्डर पे कॉल करते हैं, वो COD ऑर्डर कंफर्म करते हैं। ट्राई वो ये करते हैं कि COD ऑर्डर जो है वो प्रीपेड हो जाए, पे कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको ट्रस्ट इशूज़ भी रहते हैं तो वो नहीं करते। तो हमारा कंफर्मेशन जो डिपार्टमेंट है कि ऑर्डर कंफर्म करना कि वो एक्सेप्ट करें, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे जो RTOs हैं वो 10 to 15% हैं। वो भी 10 to 15% वो इसलिए हो जाते हैं कि लेट हो गए या डिलीवरी में लेट हो गए या उन्हें कहीं जाना हुआ, वो सारी चीज़ें इस वजह से होते हैं। कभी भी हमारा ये जैसे साइज़ का इशू नहीं होता, हमारा कभी भी प्राइस का इशू नहीं होता, या कस्टमर हमारा कभी अपनी मर्जी से मना नहीं करता, उसको वो चीज़ें फील हो जाती है कि वो नहीं है अवेलेबल, तब वो रिटर्न आ जाता है। तो ये सारे वजह से हमारा रिटर्न आता है। कभी भी हमारी क्वालिटी और प्राइस, और इस वजह से हमारा कभी भी RTOs नहीं आते। RTOs को हम हैंडल इसी तरीके करते हैं कि RTOs जो वापस आते हैं उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मोस्टली ब्रांड्स क्या करते हैं, वो RTOs को हैंडल इस तरह करते हैं कि आप मुझसे बैलेंस ले लीजिए, वॉलेट बैलेंस ले लीजिए। कि वॉलेट बैलेंस क्या होता है कि आप उन्हीं की साइट पे हुए यूज़ कर सकते हो। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमें एक ब्रांड बनाना है, एक पावरफुल ब्रांड बनाना है। तो हम क्या करते हैं, आपने जैसे कस्टमर ने रिफ्यूज़ किया कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लेना है, या किसी भी वजह से वो RTO आता है, तो हम उनको विद इन 7 to 15 days हम उनको पैसा वापस करते हैं क्वालिटी चेकिंग के बाद।
क्यूसी होने के बाद प्रोडक्ट जैसे ही ओरिजिन पे आता है, फैक्ट्री पे आता है, वहाँ पे उसकी क्वालिटी चेक होती है, टैक्स वगैरह चेक होते हैं। अगर सारी चीज़ें क्लिक हो जाती हैं कि ये सही है, तो हम 7 to 15 डेज़ में उनको पैसा, उनका अमाउंट रिटर्न कर देते हैं। हम उनको फोर्स नहीं करते कि हम आपको वॉलेट बैलेंस दे देंगे या कोई भी और स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करते, उनका बैलेंस उनको मिल जाता है। वैभव, आप आईटी इंडस्ट्री का पार्ट थे और आप फैशन इंडस्ट्री में आप आ गए हो, तो जो हमारे बिगिनर्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे कि मैं आईटी इंडस्ट्री से था, ठीक है, लेकिन शुरुआत से मेरे अंदर वो चीज़ थी कि मुझे ब्रांड बनाना ही बनाना है। तो जो भी बंदा ये सोचता है कि उसको एक चीज़ बनानी है, ब्रांड बनाना है, तो उसके मन में पहला क्लियर पॉइंट तो यही हो गया, आप ब्रांड बनाने के लिए रिसर्च करिए, मार्केट को पढ़िए कि ठीक है, मार्केट में जाइए, फील्ड पे उतरिए, फैब्रिक्स के बारे में सीखिए, डिज़ाइनिंग के बारे में सीखिए, चीज़ें कैसे होती हैं वो पूरा प्रोसेस समझिए। देन आप अपनी वेबसाइट बनाइए, शॉपिफाई वेबसाइट बनाइए। शॉपिफाई बहुत ईजी है, आप ओवरनाइट उसको सीख सकते हैं, बहुत ही मतलब उसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। 2-3 प्लगइन लगते हैं, जैसे सिप्रॉकेट आप यूज़ कर लीजिए, रेजर पे पेमेंट के लिए यूज़ कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा वक्त अपना सोचने में समझने में मत लगाइए, ठीक है, जो कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं स्टार्टिंग से ही, कि वो सोचने समझने में बहुत सारा वक्त गंवा देते हैं अपना। तो आप ये सारी चीज़ें फील्ड में उतर के सीखिए, समझिए और स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच वैभव, हमारे शो पर आने के लिए और हमें Thank you. टाइम देने के लिए।